अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एग्जाम्पल है वो कहता है 3 पॉइंट चार्जेस लोकेटेड एट कॉर्नर्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल ट्राइंगल एज शोन इन द फिगर Q1 Q2। जो चार्जेस हैं उनकी वैल्यूज गिवन है और उनके दरमियान का डिस्टेंस भी गिवन है। कहता फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q3। अच्छा, इसकी डायग्राम जो है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। इस डायग्राम के अंदर ये है कि दो चार्जेस पॉजिटिव हैं और एक चार्ज है नेगेटिव। ठीक है, लेट्स से यहाँ पर हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक चार्ज है पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अच्छा, और दूसरा है नेगेटिव और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब आप देखें कि पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करता है, यानी कि इस पॉजिटिव की तरफ से जो फोर्स लगेगी वो इस पॉजिटिव को क्या करेगी, रिपेल करेगी। जबकि जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है ना। तो ये आप देखें कि अगर मैं कह दूं कि ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2 और ये चार्ज है Q3, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो फोर्स अप्लाई हो रही है Q3 पर Q1 की तरफ से उसे हम लिखते हैं F31। और जो फोर्स अप्लाई हो रही है 2 की तरफ से 3 पर उसे हम लिखते हैं F23। ठीक है। तो ये आपके पास है कि हमारे पास जो फोर्सेस है वो कितनी है। तो यहाँ पर दो फोर्सेस है और उन फोर्सेस को अगर आप देखें तो वो फोर्सेस एक जगह अट्रैक्टिव है और एक जगह क्या है, रिपल्सिव है। मैग्नीट्यूड हमें पता है। अगर मैं डेटा इसका लिख लूँ तो मैग्नीट्यूड में Q1 एंड Q3 जिनके मैग्नीट्यूड है 5 माइक्रो कूलम, माइक्रो एक्सपोनेंट -6 है, 5 एक्सपोनेंट -6 कूलम। और जो Q2 है वो है -2 एक्सपोनेंट -6 कूलम। जो इनके दरमियान डिस्टेंस है ए वो है 0 ये ए जो है ये डिस्टेंस है। ठीक है। और ये डिस्टेंस भी क्या है, ए। तो अगर आप सोचें ये है तो ट्राइंगल अगर आप इसको सॉल्व करें तो पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, √2a। अच्छा, ए का जो डिस्टेंस है वो है 0.1 मीटर। ठीक है, 0.1 मीटर। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q3। आपने Q3 पर रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करनी है कि वो क्या आएगी। तो देखें, अब सबसे पहले हम ये करेंगे, F31 और F32 इन दोनों को आप क्या कर ले, पहले इंडिविजुअली सॉल्व कर ले। तो ये है F32 और एक है F31। तो F32 इज इक्वल्स टू के Q2 Q3 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो हम ए स्क्वायर लिख देते हैं क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर ए है। तो ये हो जाता है ए स्क्वायर। इसी तरह अगर मैं F31 के लिए फोर्स निकालूं तो वो होगी के Q1 Q3 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो F32 क्या हो जाएगा, तो के 9 एक्सपोनेंट 9 है, 9 एक्सपोनेंट 9। Q2 क्या है, तो 2 एक्सपोनेंट -6, 2 एक्सपोनेंट -6। Q3 क्या है, तो वो है 5 एक्सपोनेंट -6, 5 एक्सपोनेंट -6 डिवाइडेड बाय और 0.1 का स्क्वायर। इसी तरह F31 के 9 एक्सपोनेंट 9, Q1 की वैल्यू तो वह है 5 एक्सपोनेंट -6 और Q2 क्या है, तो वो है 2 एक्सपोनेंट -6 एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और आर स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, 0.1 का स्क्वायर। हाँ, 0.1। अब इसके अंदर क्या होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस है √2a, तो ये डिस्टेंस को हम लिखेंगे √2a का स्क्वायर। ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करके बताएं जरा, F32 की वैल्यू क्या आ रही है। नाइन। पहले वाले का 9 आ रहा, एग्जैक्ट 9 है या डेसिमल में कुछ है। डेसिमल में कुछ आया तो नहीं है। ठीक है, 9 न्यूटन हो गया। F31 का बताएं क्या आ रहा। बिल्कुल सही है, 4.5 आ रहा। चलो 4.5 इसके अंदर है न्यूटन। 9 न्यूटन की जो थी वो फोर्स थी F32 पर। ठीक है। और 2 इंटू 0.1 का स्क्वायर
नहीं, 0.1 का स्क्वायर है ना ये, स्क्वायर जी करेंगे तो 0.01 बिल्कुल सही है, 0.01 का ठीक है, 4.5 ही है। अच्छा चले, अब इसके अंदर ये करना है कि हमारे पास फोर्सेस तो दोनों आ गई हैं। अब इन फोर्सेस का एक्स और वाई कंपोनेंट कैलकुलेट करना है, क्योंकि Q1 का एंगल बन रहा है वाई एक्सिस के साथ, और वो एंगल है अगर 45 डिग्री, तो आप जानते हैं कि ये एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री। तो अब इस 45 डिग्री पर F31 के कंपोनेंट्स को अगर रिजॉल्व कर लेंगे, तो F31 का जो कंपोनेंट होगा एक्स वाला, उसे हम लिखेंगे F31 x इज इक्वल्स टू F31 cos 45 तो F31 कितना है, तो ये है 4.5, इसको आप cos 45 से मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह F31y, F31 sin 45, और ये हो जाएगा 4.5 sin 45, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। जी 3.18। अब पहले वाले का कितना, नहीं सर, ये सेकंड वाले क्या? 3.18। 3.18, जी और पहले वाले का इसका भी इतना ही आ रहा है। इसका भी 3.18 आ रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नहीं बेसिकली मैंने, मैं दोबारा चेक करती हूँ। नहीं नहीं ठीक है, वो असल में cos 45 sin 45 दोनों जी सेम होते हैं ना। कॉस का आ रहा है 3.81। यस। 3.18 या 3.81, 18। 18 है, बस दोनों का सेम ही आना चाहिए, क्योंकि cos और sin की वैल्यूज 45 से सेम होती है। जी ठीक है। अच्छा, अब आपने ये करना है कि एक्स वाली जो फोर्सेस हैं उनको एक साथ ऐड कर लेंगे, और वाई वाली फोर्सेस को एक साथ ऐड करके टोटल क्या कर लेंगे, इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो देखें, एफ एक्स वाली जो फोर्सेस हैं, तो F3x इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर क्या होगा कि 3.18 प्लस जो भी आपके पास फोर्स थी वो थी 9 न्यूटन, तो ये हो जाएगा 12.18 न्यूटन। इसी तरह F3y, तो F3y के लिए आपने 3.18 को, और y कंपोनेंट तो है ही नहीं दूसरी फोर्स का, तो वो क्या है, 0, तो ये ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3.18। अच्छा, अब यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है, तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए F3x प्लस F3y, F3x क्या है, तो 12.18 I, और प्लस F3y क्या है, तो वो है 3.18 के। तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा, कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये पूरा जो आंसर है वो किसके अंदर है, न्यूटन में। यानी कि अगर देखा जाए तो इसमें हमने किया ये है कि हमने रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट की है चार्ज 3 पर, किसकी वजह से, Q1 और Q2 की वजह से। चलिए, बिल्कुल इसी तरह इसका एक असाइनमेंट है, कहते हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एन आयरन न्यूक्लियस बेरिंग चार्ज Q एंड इट्स इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 एक्सपोनेंट -12। तो जो डिस्टेंस है वो उन्होंने दे दिया है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी दे दिया, और इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो उस चार्ज को हम क्या कहेंगे, वो ई के बराबर होगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं डेटा में, तो वो क्या होगा, Q1 इज इक्वल्स टू 26E। 26E को हम क्या लिखेंगे, 1.6 एक्सपोनेंट -19, और Q2 किसके बराबर है, तो वो है E 1.6 एक्सपोनेंट -19। ठीक है। अब जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपको यहाँ पे चार्ज की वैल्यू पता चल जाएगी कि वो चार्ज क्या है। देन उसके बाद क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन द आयरन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज 1 एक्सपोनेंट -12 मीटर, ये है डिस्टेंस। तो आपने क्या करना है, फोर्स कैलकुलेट करनी है कि वो फोर्स क्या होगी। तो देखिए, जब फोर्स निकालनी है तो फोर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। तो एफ के की जगह क्या आ जाएगा, 9 एक्सपोनेंट 9, Q1 26
into 1.6 exponent minus 19 q2 1.6 exponent minus 19 और divided by r square 1 exponent minus 12 स्क्वायर। चलिए जी फोर्स कैलकुलेट करके बताएं क्या आएगा। 5.99 multiplied 10 power minus 3. 5.99 एक्सपोनेंट माइनस 3 और फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। ये इसका आंसर है, ठीक है। जी चलो एग्जांपल 10.28 डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 3 मीटर व्हाइल द पॉइंट का 9 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर। तो आर की वैल्यू जो है डेटा में, जो आर है वो है 3 मीटर, 3 मीटर। और आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, जबकि चार्ज जो है वो कितना है 9 माइक्रोकूलम का, 9 माइक्रोकूलम माइनस 6 कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो वही करेंगे हम यहाँ पे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, ई इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो के की वैल्यू क्या है 9 एक्सपोनेंट 9 और क्यू की वैल्यू क्या है, तो 9 एक्सपोनेंट माइनस 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू क्या है, तो वो है 3 स्क्वायर। चलो सॉल्व करें, बताएं क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। 9000. 9 multiplied 9000, 10 power 3. बिल्कुल सही। 9 × 10⁻³ और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। चलो असाइनमेंट है 10.2, a conducting sphere carries a charge of 200 microcoulomb. Find the electric field intensity at a distance 60 सेंटीमीटर from the center of sphere. तो अब आपको इन्होंने जो चार्ज की वैल्यू दी हुई है वो क्या है, तो इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं। तो Q आपके पास है 200 एक्सपोनेंट माइनस 6 कूलम, जो डिस्टेंस है वो है 60 सेंटीमीटर, 60 एक्सपोनेंट माइनस 2 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो अगेन वही काम करेंगे, सोल्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 9 एक्सपोनेंट 9, जो चार्ज है वो है 200 एक्सपोनेंट माइनस 6 डिवाइडेड बाय जो आर है वो है 60 एक्सपोनेंट माइनस 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ से जरा इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं क्या आएगी। 5 multiplied by 10 की पावर tower 6. Yes. 6 है, Yes. ठीक है, न्यूटन पर कूलम, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज इज 96 न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ये हम इसके डेटा के अंदर लिख लेते हैं। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है 26 न्यूटन पर कूलम, और जो डिस्टेंस है वो आपको कैलकुलेट करना है, जबकि उन्होंने जो पोटेंशियल है वो भी आपको दे दिया और वो है 13 जूल्स पर कूलम। सोल्यूशन में हम आ जाए तो इस तरह से, आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन ई, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो वी है 13, ई है 26, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या रहेगा 0.5 मीटर। तो ये डिस्टेंस होगा अगर डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना है पॉइंट चार्ज। फिर 10.3 के अंदर वो कहता है शो दैट वोल्ट पर मीटर इज इक्वल्स टू न्यूटन पर कूलम। तो आपने ये प्रूफ करना है कि वोल्ट पर मीटर किसके बराबर है, जूल्स पर कूलम के। तो देखिए स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि वोल्ट पर मीटर, तो जो वोल्ट होता है वो किसके बराबर होता है, तो उसे आप अगर हम लिखें तो वोल्ट बराबर होता है जूल्स पर कूलम के, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला यही होता है, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से जूल्स पर कूलम आ जाता है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जूल्स पर कूलम, और मीटर एज इट इज है, ठीक है। अच्छा, और जो जूल्स है वो किसके बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं जूल्स बराबर होता है न्यूटन मीटर के, जूल्स बराबर होता है न्यूटन मीटर के। तो यहाँ पर आ जाएगा न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय कूलम मीटर। अब आप देखें मीटर से मीटर कैंसिल होगा, तो क्या वोल्ट मीटर बराबर आ गया किसके, न्यूटन पर कूलम के।
तो ये चीज आपको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी कि ये आपस में इक्वल होते हैं या नहीं। और फार्मूला आपको पता है दोनों का, कि क्या फार्मूला हम इसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं इसके एमसीक्यूज पे। एमसीक्यूज में सबसे पहले एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 1 वोल्ट। 1 वोल्ट अभी मैंने फार्मूला लिखा बराबर होता है वर्क अपॉन चार्ज के, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो क्या होगा, करेक्ट। जॉउल्स पर कूलम इज इक्विवेलेंट टू 1 वोल्ट। फिर कहते हैं टू पॉजिटिव चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन अ स्क्रीन, व्हिच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द टू चार्जेस। दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, स्क्रीन पर प्लेस्ड है। कहता है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो डिस्क्राइब करती है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द चार्जेस। तो अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं और स्क्रीन पे प्लेस हुए हुए हैं, तो हम कहेंगे कि उन दो चार्जेस के सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट इज जीरो हाफ वे बिटवीन द चार्जेस। ठीक है ना, क्योंकि अगर दो पॉजिटिव चार्जेस है, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा पॉजिटिव, इनके दरमियान का डिस्टेंस है लेट से 10 मीटर। तो आप जानते हैं कि 5 मीटर के डिस्टेंस पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि ये चार्जेस लाइक है। फिर कहते हैं फोर चार्जेस आर केप्ट एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी, जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये है ए बी सी डी। ठीक है, तो कहते हैं द फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर। तो अगर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर दूं इसके सेंटर में, तो वहां पर अगर देखा जाए तो उस पर फोर्स क्या लगेगी। तो देखें, ए पर चार्ज है -2q, तो -2q पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ग्रेटर फोर्स के साथ। ठीक है, कि फोर्स क्या होगी, ग्रेटर होगी, जबकि इसकी फोर्स क्या होगी, स्मॉलर, क्योंकि चार्ज क्या है, छोटा है। इसी तरह से +2q इसको रिपेल करेगा, तो अगर रिपेल करेगा तो ग्रेटर फोर्स के साथ करेगा, जबकि +q इसको रिपेल करेगा स्मॉलर फोर्स के साथ करेगा। तो अब इन दोनों का अगर रिजल्टेंट देखें तो इन दोनों का रिजल्टेंट आपको बताता है कि ये जो फोर्स रिजल्टेंट होगी वो किसके परपेंडिकुलर होगी, तो वो परपेंडिकुलर होगी ए बी के। ठीक है ना, तो यहाँ पर फोर्स लगेगी, तो ये ऑप्शन है आपके पास, परपेंडिकुलर टू साइड ए बी, परपेंडिकुलर टू साइड ए बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉब ऑफ अ यूनिफॉर्म मास m and length l, a charge of q is in the rest position in a uniform horizontal electric field. The tension in the string of the pendulum is, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग कितनी होगी ये आपने कैलकुलेट करना है। तो देखिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं आपको इसकी डायग्राम बनाकर दिखा देता हूँ, उस डायग्राम से हम इस चीज को समझेंगे। लेट से मेरे पास ये है पेंडुलम, तो इस पेंडुलम को हैंग किया हुआ है एक पोजीशन पे। ठीक है, ये पेंडुलम है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर हॉरिजॉन्टली अप्लाई की हुई है, तो ये इसकी क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टली अप्लाई की हुई है। अब क्या होता है कि इस पेंडुलम को एक एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर आते हैं, इसका मतलब इसका एंगल होता है थीटा। तो जो टेंशन फोर्स है वो होती है टी। ठीक है, अच्छा, अब टी टेंशन फोर्स है। अगर हम देखें तो इसके अंदर जो कंपोनेंट होंगे फोर्सेस के वो क्या क्या होंगे। तो एक फोर्स का जो कंपोनेंट होगा उसे हम लिखते हैं, वेट फोर्स जो है वो हमेशा कहाँ होती है, टूवर्ड द सेंटर, वो है mg। ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो इसको रिपेल कर रही है वो है QE। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर है, QE के। जो वेट फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगेगी टेंशन की वजह से, उसे हम क्या लिखते हैं, P cos थीटा। इसे चाहे तो हॉरिजॉन्टल के अंदर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर टेंशन फोर्स एक एंगल बना रही है, तो उस एंगल को अगर रिजॉल्व करें तो ये T cos थीटा होगा। और यहाँ पर इसका जो कंपोनेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, T sin थीटा, T sin थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जो फोर्सेस हैं वो चार आपको यहाँ पे नजर आती है। इन फोर्सेस को अगर लिखें इस तरह लिखेंगे कि T cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। T cos थीटा किसके बराबर है, mg के। जबकि T sin थीटा किसके अगेंस्ट है, तो T sin थीटा इज इक्वल्स टू QE। ठीक है, ये फोर्सेस हो गए। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर, स्क्वायरिंग कर दो ऑन बोथ साइड, और पाइथागोरस थ्योरम के जरिए इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जब मैं इन दोनों के ऊपर स्क्वायरिंग करके और इसको सॉल्व करता हूं तो इस तरह से करूंगा कि यहाँ पर मैं लिखूंगा टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
इज इक्वल्स टू mg स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर अगर आप देखें तो टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू mg होल स्क्वायर प्लस QE होल स्क्वायर। QE होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो टी स्क्वायर बराबर आ जाएगा किसके? mg होल स्क्वायर प्लस QE होल स्क्वायर। और यहां पर अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल्स टू, और यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा? अंडर रूट में mg स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर। ठीक है। तो ये आपके पास है टेंशन की वैल्यू। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी ऑप्शन। ये टेंशन होगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टली अप्लाई की जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, a negatively charged particle is placed in a uniform electric field directed from south to north. In which direction will the particle move after it is released? तो अब वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड है साउथ टू नॉर्थ। अब मैं अगर इसको ड्रॉ करूं तो इस तरह से होता है कि ये है नॉर्थ, ये है साउथ। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड साउथ से नॉर्थ है, ये आपके पास इसकी क्या हो जाएगी? डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर साउथ टू नॉर्थ है तो इसका मतलब साउथ पॉजिटिव है और नॉर्थ क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, यही डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, साउथ टू नॉर्थ। अच्छा, और इसमें अगर कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल छोड़ेंगे तो आप जानते हैं नेगेटिव पार्टिकल जो होगा वो किसकी तरफ मूव करेगा? नेगेटिव पार्टिकल मूव करेगा साउथ की तरफ। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ये होगा कि a negatively charged particle is placed in a uniform electric field directed from south to north. In which direction will the particle move after it is released? तो वो ऑप्शन है साउथ। फिर कहते हैं 2 points are at same potential. Are there any electric field lines connecting them? तो क्या ये जो फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को कनेक्ट करती है? तो आंसर है नो, क्योंकि इनकी एक ही डायरेक्शन होती है। अगर एक से ज्यादा डायरेक्शन होती तो हम कहते हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं या फिर एक दूसरे को एक पॉइंट पर कनेक्ट कर सकते हैं। फिर कहते हैं कूलम्स लॉ इज यूजुअली अप्लाइड इन द एरिया ऑफ। तो कूलम्स लॉ कहां पर अप्लाई होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। फिर कहते हैं लेट एफ बी द फोर्स between two equal point charges at some distance. If distance between them is double and individual charges are also double, what will be the force acting between the charges? तो कितनी फोर्स होगी इन दोनों चार्जेस के दरमियान? तो देखिए, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बराबर होती है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब उन्होंने कहा चार्जेस को भी डबल कर दें और डिस्टेंस को भी डबल कर दें। क्या हो जाएगा? के Q1 की जगह आ जाएगा 2Q1 और Q2 की जगह आ जाएगा 2Q2 डिवाइडेड बाय आर की जगह आ जाएगा 2R होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल्स टू के 4 के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4R स्क्वायर। अब देखें ये 4 से 4 कैंसिल होगा, तो फोर्स आपके पास क्या आ जाएगी? वो फोर्स वही आ जाएगी जो पहले थी। तो यहाँ पर F प्राइम किसके बराबर हो जाएगा? F के रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन है F। ठीक है, तो ये आपके हो गए एमसीक्यूज। शॉर्ट क्वेश्चंस पर आ जाए। क्वेश्चन के अंदर कहते हैं व्हेन एन एयर पैसेंजर touches the knob of toilet door during a flight, he may get an electric shock. Why it is so? तो ये है किसकी वजह से? स्टैटिक चार्जेस की वजह से। तो कहते हैं द पैसेंजर may receive an electric shock due to potential difference between his body and the metal knob of the toilet door. At high altitude, airplanes accumulate static electricity because of friction with air molecules. Passengers can also accumulate static charges due to dry air in the cabin and friction while walking on the carpet. When a passenger touches the metal door knob, the potential difference between the charge body and knob causes a sudden discharge of electricity. This rapid flow of charge through the body is felt so as a small electric shock. तो वो जो स्टैटिक चार्जेस होते हैं वो जब फ्लो करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? एक स्मॉल सा इलेक्ट्रिक शॉक आपको फील होता है। कहते हैं हाउ विल द रेडियस ऑफ अ फ्लेक्सिबल रिंग चेंज इफ इट इज गिवन पॉजिटिव चार्ज? तो देखिए, फ्लेक्सिबल रिंग पे स्टैटिक चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है।
और रिपेल करने की वजह से जो रेडियस होगा वो इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन द चार्जेस. When a positive charge is given to the ring, like charges distribute themselves uniformly along the ring surface. Due to electrostatic force of repulsion, these charges try to move as far as part possible to minimize the system's electrostatic potential energy. This repulsive force causes the ring to expand outward, leading to increase in its radius. तो वो क्या करता है, इसके रेडियस को इंक्रीज कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स होगी, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज अगर अप्लाई होंगी हर जगह पर, तो जो रेडियस होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. फिर राइट सम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक. इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन क्या क्या है? तो देखिए वैसे तो बहुत सारी एप्लीकेशन है, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर कुछ है, जैसे इंकजेट प्रिंटर है, जीरोग्राफी है, फैराडेज केज है, ये इसकी क्या है, एप्लीकेशन है. अब इंकजेट प्रिंटर के अंदर अगर आप देख ले तो लिखा हुआ है कि इट यूज इलेक्ट्रोस्टैटिक टू डायरेक्ट tiny ink droplet to specific pages using static electricity to create a fine spray of ink droplet. Xerographic processes used in photocopiers and laser printers rely on static electricity to create images on a charge precipitator या photoreceptor. The photoreceptor is initially given a positive charge, and then light patterns corresponding to the image to be copied are projected onto it. The area where exposed to light lose their charges, leaving behind a charged image that attracts toner particle to create a copy. Faraday cage क्या है? Electrostatic shielding is a phenomena seen when a Faraday cage is used to block the effects of an electric field. The effects of external field on the internal contents are blocking using the cage. जिसकी एग्जांपल वेंडिंग जो ग्राफ जनरेटर है, स्मोक प्रिसिपिटेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनिंग, ये आपके पास जो है वो इसकी यूजेस के अंदर आ जाता है. ठीक है, तो उसके बाद व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ की लिमिटेशन क्या क्या है? तो देखिए कूलम्स लॉ की लिमिटेशन ये है कि इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली स्टैटिक चार्जेस, इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस, इट इज एप्लीकेबल ओनली वेयर इनवर्स स्क्वायर लॉ इज ओबेड. It is difficult to apply Coulomb's law when charges are arbitrary shaped. This law can't be used directly to calculate the charge on big planets. The separation between the charges must be greater than the nuclear size because of the distance. Less than nuclear size, strong nuclear force dominates over the electrostatic force. तो ये लिमिटेशन है, Coulomb's law कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं हो सकता, किन किन कंडीशंस पे अप्लाई नहीं हो सकता, वो ये बात है. फिर कहते हैं इफ टू पॉइंट चार्जेस आर एट द सेम पोटेंशियल, आर देयर एनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कनेक्टिंग देम. तो दो पॉइंट चार्जेस अगर सेम पोटेंशियल पे तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कनेक्ट करेंगी? तो आंसर है नो. देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कनेक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस ऑफ सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. पोटेंशियल का फार्मूला ग्रेडियंट का ये है. पोटेंशियल ऑफ टू पॉइंट चार्जेस इज सेम, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीस टू पॉइंट्स इज जीरो. अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो जाहिर सी बात है उन दो पॉइंट्स पर हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो एक दूसरे को कनेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि वहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? जीरो. The electric field between these two point charges may be zero. Electric line always point in the direction of decreasing electric potential. If 2 points are the same potential, then no electric field line connecting them. फिर कहते हैं what is the difference between electric field and electric field strength? तो electric field क्या है? The space or region around the charge in which it exerts electric force on other charges is called electric field. This refers to the entire region around a charged object where the force of electric field is exerted on another object. The electric field is a vector including both magnitude and direction. Electric field strength. Electric force per unit positive test charge at any point in an electric field is called electric field intensity at that point. The electric field strength often refers to magnitude of electric field at a point. It represents how strong the electric field at a particular point. Strength of electric field is given by force per unit charge, और ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम, और मेजर होता है वोल्ट पर मीटर में. तो इन्होंने सिर्फ डिफरेंस आपसे पूछा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का आपस में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि लेक्चर में हम ये बात समझ चुके हैं तो इसलिए इसको सिर्फ गो थ्रू कर लिया. 10.7 है ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज ऑपोजिट पैरेलल प्लेट्स. देखिए ये वैसे हम ड्रॉ कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मैं फिर से आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ कि अगर एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा फील्ड को क्या करता है? क्रिएट करता है. तो ये आपके पास इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, कि ये जो है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से
आउटपुट। अच्छा, फिर उसने कहा है कि ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल फील्ड, तो इसका मतलब अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो फिर फील्ड लाइंस किस तरह से होंगी, तो देखें इसको इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे कि ये आपके पास जो डायरेक्शन नजर आ रही है ये है ऑपोजिट चार्जेस की वजह से। ठीक है, तो ऑपोजिट चार्जेस की वजह से पॉजिटिव, ये मेरे ख्याल में ये इनवर्ड है इस तरह से। ठीक है, तो जब आइसोलेट चार्ज होगा तो आप देखें कि इसका जो लाइंस है वो क्या है, लीनियर या स्ट्रेट लाइंस है और रेडियली आउटवर्ड है। जबकि अगर आप देखें तो दो ऑपोजिट चार्जेस के लिए ये कर्व्ड लाइंस है, और एक से आपको नजर आ रहा है कि पॉजिटिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकल रही है और दूसरे पे जाके क्या हो रही है, टर्मिनेट हो रही है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ कैन वी से दैट a charged particle या charged sphere also behave as a point charge for a point outside the spherical conductor। कहते हैं हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो चार्ज स्फीयर है वो भी पॉइंट चार्ज बिहेव करता है फॉर अ पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर। अब देखें, एक मेरे पास चार्ज है या मैं स्फीयर ले लेता हूं और उस स्फीयर पर पॉजिटिव चार्जेस मौजूद है। अब इस पॉजिटिव चार्जेस को अगर आउटसाइड द स्फीयर ऑब्जर्व किया जाए, लेट से ये पॉइंट है पी, तो इस पी पॉइंट से इस स्फीयर का डिस्टेंस देखा जाए, क्योंकि वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि ये स्फीयर एक पॉइंट चार्ज कंसीडर होगा। कहां से, उस पी पॉइंट या उस पॉइंट पे डिस्टेंस है। ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो वहां पर वो स्फीयर आपको पता ही नहीं चलेगा, बिल्कुल वो स्फीयर आपको क्या लगेगा कि एक पॉइंट है। तो कहते हैं अ चार्ज स्फीयर behave as a point charge for a point outside the spherical conductor because the electric field outside a uniformly charged spherical conductor is same as if all the charge were concentrated at the center of the sphere. For a symmetrical charge distribution, the electric field at a distance r from the center E is equals to kq upon r square. It is exactly the same as for a point charge q placed at the center. Therefore, electric field outside a spherical charge distribution is same as the field produced by point charges at its center. फिर लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो इफेक्ट होता है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज पार्टिकल का, वो क्या होता है। तो देखिए, हमने पढ़ा है कि अगर ऑपोजिट पैरेलल प्लेट्स हैं तो अगर आप पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो मूव करेगा नेगेटिव की तरफ। ठीक है, यानी कि ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जबकि नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सॉरी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऑपोजिट मूव करेगा और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो करेगा। तो व्हेन अ चार्ज q is placed in an electric field, then electric force acts on its direction of electric field। तो यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दोबारा बता देता हूँ कि किस तरह से जो है वो दो पैरेलल प्लेट्स, देखो एक प्लेट की हो गई और की तरह से दूसरी प्लेट की हो गई। अब इन दो प्लेट्स के ऊपर मैं चार्ज ड्रॉ कर देता हूँ कि एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव फील्ड लाइंस, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ कर लें। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, डायरेक्शन है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसमें अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को रखता हूँ तो पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो फॉलो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, जबकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऑपोजिट क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इस तरह से, तो लिखा हुआ, इफ the charge is allowed to move freely in an electric field, it will move from positive plate to negative plate. Parallel to field, it will acquire kinetic energy. If the charges move against electric field by an external force, then it will gain electric potential energy. If this charge is released far from any point in the field, it will move from positive towards negative plate and gain an equivalent amount of kinetic energy. तो कहते हैं कि अगर चार्ज को रिलीज करेंगे तो अगर वो मूव करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। जबकि नेगेटिव चार्ज जब पॉजिटिव की तरफ आएगा तो उसकी भी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है ना, तो ये आपके पास है कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल किस तरह से बिहेव करता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। चले अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स के तरफ। न्यूमेरिकल्स के अंदर अगेन वही है कि a charge of magnitude 100 microcoulomb each are located in a vacuum at the corners
ए बी एंड सी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल तीनों साइड से होंगी, इक्वल होंगी। तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूं तो हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि ये आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अब इसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर Q1 100 माइक्रोकूलम प्लस है 100 माइक्रोकूलम, और जो आपके पास Q2 है, Q2 वो है 100 माइक्रोकूलम, और ये है नेगेटिव -100 माइक्रोकूलम। माइनस से आपको पता चल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर उसके बाद कहते हैं इफ अ चार्ज ए एंड सी आर पॉजिटिव देन द चार्ज बी इज नेगेटिव। तो इसको मैं कह देता हूँ ये है ए और ये है बी, वो भी आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। तो मैं लिख देता हूँ क्यू, और ये है पॉजिटिव 100 माइक्रोकूलम, 100 माइक्रोकूलम। अब ये आपके पास तीन चार्जेस हो गए। आपने क्या करना है, इस सी पॉइंट के ऊपर, ये जो सी पॉइंट है इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है ए और बी की वजह से। अब देखें, जो Q1 क्यू पर फोर्स लगाएगा उस फोर्स को मैं लिख देता हूँ वो है F1। लेट्स, ये फोर्स है F1, और जो Q2 क्यू पर फोर्स लगाएगा उसे मैं कह देता हूँ वो है फोर्स F2। तो दो फोर्सेस हो गई, F1 और F2। आपने क्या करना है, इसकी रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है कि वो कितनी होगी। पहली तो बात ये है कि यहाँ पर जितने एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं वो एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होते हैं, 120 डिग्री के। अगर आप देख लें ये एंगल भी कितना होगा, 120 डिग्री। तो अगर मुझे इन F1 और F2 के दरमियान एंगल पता है 120 डिग्री, तो मैं कोसाइन लॉ लगाकर रिजल्टेंट फोर्स को कैलकुलेट कर सकता हूँ वो क्या होगी। तो देखें किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये करें कि F1 और F2 को कैलकुलेट कर लें, और F1 F2 मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, तो हम एक ही दफा इसको कैलकुलेट कर लेंगे, और वो हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और वैल्यू क्या है, K 9 एक्सपोनेंट 9। Q1 कितना है, तो वो है 100, Q2 भी कितना है, 100 एक्सपोनेंट -6, 100 एक्सपोनेंट -6 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर उन्होंने कहा 4 मीटर का डिस्टेंस है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 4 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखें कि एफ कितना आ जाएगा, जरा कैलकुलेट करके बताएं। फिर इसमें आपने ये करना है, कोसाइन लॉ लगाना है। जी, कितना, 5.625. 5.625, 5.625 न्यूटन, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 5.625 स्क्वायर प्लस 5 5.625. 5.625 बिल्कुल सही है। ये इसकी फोर्स होगी रिजल्टेंट, जो कि चार्ज ए और जो बी पर चार्ज रखा हुआ है उसकी वजह से अप्लाई होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज दैट वुड क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1 न्यूटन पर कूलम एट पॉइंट 1 मीटर अवे। तो आपने क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो है E इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कैलकुलेट करनी है, तो मैं इसके अंदर, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज आपने क्यू कैलकुलेट करना है। तो क्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पर क्यू को पहले आइसोलेट कर लेता हूँ। इस तरह करूंगा कि आर स्क्वायर ई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, के डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर क्यू हो जाएगा आइसोलेट। तो क्यू इज इक्वल्स टू, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे हम क्या लिख सकते हैं, तो वो है 1 न्यूटन पर कूलम। जो आर है वो क्या है, 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय के की वैल्यू क्या है, तो वो है 9 एक्सपोनेंट 9। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी।
1.11 multiply 10 power minus 10. -10, ठीक है। 1.1 एक्सपोनेंट -10 कूलम, ये इसका क्या हो गया आंसर क्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10.3। कहता है कंसीडर अ पॉइंट चार्ज q प्लेस एट द ओरिजिन एंड अनदर पॉइंट चार्ज -2 q प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर देन द अदर चार्ज प्लस q। डिटरमाइन द पॉइंट बिटवीन दीज टू चार्जेस एट व्हिच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। आपने ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, जीरो हो। तो देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है +q, नेगेटिव चार्ज है -2q। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान में एक पॉइंट है P जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, जीरो। तो P तक का जो डिस्टेंस है वो है x, और -2 का जो डिस्टेंस है वो है 9 - x। तो P पॉइंट पर वो कहता है कि पोटेंशियल, और टोटल जो आपके पास डिस्टेंस है वो है 9 मीटर। यानी कि मैंने अगर डिस्टेंस P का x ले लिया है, तो जो दूसरा डिस्टेंस होगा 9 में से माइनस करके x वो लिख दिया है, वो होगा 9 - x। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Q1 की वैल्यू है +q, Q1 है +q, एंड Q2 की वैल्यू है -2q, और डिस्टेंस इनके दरमियान में है 9 मीटर। चलो तो इसे सॉल्व करते हैं। और उसने कहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट पे क्या है, जीरो। तो हम यहाँ पर इसी तरह से करेंगे कि नेट पोटेंशियल जो है वो है जीरो। तो यहाँ पर क्या इस तरह से लिखेंगे तो ये आ जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय एक्स, यानी कि ये पोटेंशियल है किसकी वजह से, पहले चार्ज की वजह से जो कि पॉजिटिव है। फिर दूसरा आपके पास जो होगा वो किसके बराबर है, तो उसे हम लिखेंगे -2q, और के भी साथ में है, डिवाइडेड बाय एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 9 - x इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो नेट पोटेंशियल का मतलब यही है कि +q और -2q की वजह से जो पोटेंशियल है उसका सम किसके बराबर है, जीरो के। अब ये वाला जो आपके पास पोटेंशियल, इसको अगर दूसरी साइड पे ले जाए तो ये हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय एक्स, और ये हो जाएगा 2k क्यू डिवाइडेड बाय 9 - x, 9 - x। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये k से k क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये k और ये k कैंसिल। अच्छा, और q जो है वो q से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये इस तरह से बन जाता है कि एक साइड पे आ जाएगा 9 - x, और एक साइड पे आ जाएगा 2x। तो 9 - x 2x, -x उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2x + x 3x। तो 9 = 3x, और x की वैल्यू निकालनी है तो x किसके बराबर हो जाएगा, 3 मीटर के। अब ये x 3 मीटर कहाँ से है, +q स्मॉल चार्ज से, ये है 3 मीटर। तो देखें कि दूसरा डिस्टेंस कितना होगा, तो 9 - 3 ये हो जाएगा 6 मीटर। इसका मतलब बड़े चार्ज से वो डिस्टेंस है 6 मीटर, और जो छोटा चार्ज है उससे ये डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर है। फिर कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, an object having a net charge of 24 microcoulomb is placed in a uniform electric field of 610 Newton per coulomb, directed vertically, that is the mass of this object if it floats in the field. तो आपने क्या करना है कि mass find out करना है ऑब्जेक्ट का, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज गिवन है। तो यहाँ पर अब इसका डेटा हम लिख लेते हैं, और वो इस तरह से होगा कि जो चार्ज है वो है 24 एक्सपोनेंट -6 कूलम, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 610 न्यूटन पर कूलम, और मैथ आपको कैलकुलेट इसका करना है। ठीक है, अच्छा किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो देखें उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि क्योंकि एक फोर्स है वेट फोर्स और दूसरी फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है तो उस पॉइंट चार्ज के ऊपर दो फोर्सेज अप्लाई हो रही है, एक उसके वेट की वजह से जो कि है mg, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से है जो कि Fe है। तो दोनों फोर्सेस अगर बैलेंस हो रही है तो चार्ज क्या रहेगा, सस्पेंडेड रहेगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हम क्या लिख सकते हैं, क्यू ई, ये हो जाता है एम जी। एम अगर आपने निकालना है तो फार्मूला बन जाएगा क्यू ई डिवाइडेड बाय टी। तो क्यू कितना है, तो वो है 24 एक्सपोनेंट -6, ई कितना है 610, डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू कितनी है 9.8।
तो यहाँ से मास आपने कैलकुलेट करना है, जरा देखें कितना आएगा। 1.5 एक्सपोनेंट -3 kg। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, what will be the electric field at a distance of 30 centimeter from a 3 microcoulomb point charge। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, चार्ज का मैग्नीट्यूड है 3 माइक्रोकूलम और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड आउट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आपने कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा 9 एक्सपोनेंट 9, क्यू की वैल्यू है 3 एक्सपोनेंट -6 डिवाइडेड बाय जो आर है वो है 0.3 स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, कैलकुलेट करें जरा। 3 multiply 10 power 5. 3 मल्टीप्लाई 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है इसके अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज 26 न्यूटन पर कूलम एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज 13 जूल्स पर कूलम। अब देखें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दी है, पोटेंशियल भी दे दिया, आपसे कहते हैं ये बताएं डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस को आपने क्या करना है, कैलकुलेट। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो v अपॉन डी के बराबर होती है, जिसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट में पढ़ते थे। तो अगर आपने d कैलकुलेट करना है तो v को e से क्या करते हैं, डिवाइड। v है 13, e है 26, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.5 मीटर। और चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले से भी आप इसे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आंसर दोनों तरह से क्या आएगा, सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 0.5 मीटर from a charge is 2.5 न्यूटन पर कूलम। What find the value of electric potential at that point। तो आपने पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उस पॉइंट पर क्या होगी। तो देखें इसके लिए अगेन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो जो पोटेंशियल है वो बराबर होता है ई आर के, जैसा कि ऊपर भी हमने अभी सॉल्व किया था कि ई बराबर होता है वी अपॉन डी के, तो वी अपॉन आर भी आप इसे लिख सकते हैं। तो अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ई की वैल्यू है 2.5 और जो डिस्टेंस है वो है 0.5। 0.5 को 1/2 भी लिखा जा सकता है। तो 2.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 1.25 वोल्ट। तो ये आपके पास जो है वो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड 2.5 न्यूटन पर कूलम होगी। ठीक है जी, तो ये आपका यहाँ पे जाके होता है चैप्टर वाइंड अप। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।